नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले ले चलेंगे आपको सीधे गुजरात, जहां पर भावनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव होता है। सूरत से भावनगर आने जाने वाली गाड़ियों की क्या स्थिति होती थी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। घंटों का सफर, सड़क हादसे, पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितनी सारी मुश्किलें थी। अब जीवन पर संकट भी कम हुआ, किराए भाड़े का पैसा और समय भी बच रहा है। तमाम अड़चनों के बावजूद हमने गोगा दहेज फेरी शुरू करके दिखाई, इस सपने को पूरा किया। गोगा हजीरा रोरो फेरी सर्विस से सौराष्ट्र और सूरत की दूरी लगभग 400 किलोमीटर से घट करके 100 किलोमीटर से भी कम हो गई है। बहुत ही कम समय में इस सेवा से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। 80,000 से अधिक गाड़ियों को यहां से वहां पहुंचाया गया है और इसी साल अब तक 40 लाख लीटर से अधिक पेट्रोल डीजल की बचत हुई है। मतलब उतने पैसे आप लोगों की जेब में बचे हैं। आज से तो इस रूट पर बड़े जहाजों के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सेवा इस क्षेत्र के सामान्य जनों, किसानों और व्यापारियों की हुई है। लेकिन इतना सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथियों। क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। साथियों, हमारे प्रयासों से इस क्षेत्र में सिर्फ आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, उतनी ही सुविधा हुई ऐसा नहीं, लेकिन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। अपनी समुद्री विरासत को सहेजकर उसको पर्यटन की ताकत बनाने पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हो रहा है। लोथल में बनने वाला मैरीटाइम म्यूजियम शायद आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा। क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ये हमारी गुजरात की धरती पर है, ये हमारे भावनगर के किनारे पर है। लोथल हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसको पूरी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए बहुत परिश्रम किया जा रहा है। लोथल के साथ वेलावदर नेशनल पार्क में इको टूरिज्म से जुड़े सर्किट का लाभ भी भावनगर को होने वाला है। विशेष रूप से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे कारोबारी है, व्यापारी है,
उनको विशेष लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब जानकारी के अभाव में अक्सर मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ जाता था। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब मछुआरों को एक लाल रंग की बास्केट दी गई थी जिसमें अलग अलग बटन लगे थे। दुर्घटना की स्थिति में बटन दबाने पर कोस्ट गार्ड के ऑफिस में सीधा अलर्ट पहुंच जाता था, जिससे तुरंत सहायता पहुंचाना संभव हो पाता था। इसी भावना को 2014 के बाद पूरे देश के लिए हमने विस्तार किया है। मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी। किसानों की तरह ही मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। साथियों, आज मुझे बहुत संतोष होता है जब सौनी योजना से हो रहे बदलाव को मैं देखता हूं। मुझे याद है, मैंने जब सौनी योजना की बात कही थी तो हमारे सौराष्ट्र में मैंने राजकोट में आकर के इसकी शुरुआत की थी। सारे मीडिया वालों ने लिखा था कि देखो, चुनाव आया इसलिए मोदी जी ने घोषणा कर दी, चुनाव जाएगा भूल जाएंगे। लेकिन मैंने सबको गलत सिद्ध कर दिया। आज सौनी योजना नर्मदा मैया को लेकर के उसे जहां जहां पहुंचाने का संकल्प किया था, तेज गति से पहुंच रही है। भाइयों, हम वचन के पक्के लोग हैं, हम समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। साथियों, इस सौनी परियोजना का इसका एक हिस्से का लोकार्पण आज होता है और दूसरे हिस्से पर काम शुरू होता है। हम काम रुकने नहीं देते। आज भी जिस हिस्से का लोकार्पण हुआ है उससे भावनगर और अमरेली जिले के अनेक डैम तक पानी पहुंच रहा है। इसे भावनगर के गारियाधार, जेसर और महुआ तालुका और अमरेली जिले के राजूला और खांबा तालुका अनेक गांवों के किसानों को लाभ होने वाला है। भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, इन जिलों के सैकड़ों गांवों और दर्जनों शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए भी आज काम नए सिरे से जोड़ा गया है। भाइयों और बहनों, अभाव को दूर करना और जो विकास में पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाना, ये डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। गरीब से गरीब को जब साधन मिलते हैं, जब सरकार उनको संसाधन देती है। तो आप सुन रहे थे भावनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब रुक करेंगे खबरों का। अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अध्यक्ष पद का चुनाव अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने पूरे मामले में सोनिया जी से माफी मांगी है। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। ये संदेश गया है कि मैं सीएम रहना चाहता हूं। पूरे मामले पर मैंने सोनिया जी को खेद जताया है, यह अशोक गहलोत ने कहा है। साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है कि अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ मना कर दिया है कि सोनिया गांधी से उनकी जब मुलाकात हुई थी उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसको लेकर भी उन्होंने माफी मांगी है सोनिया गांधी से। जिस तरीके से राजस्थान में उथल पुथल चल रही है सचिन पायलट के नाम को लेकर, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, तो उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि सोनिया गांधी से मेरी बातचीत हो गई है। मैं एक वफादार सिपाही हूँ कांग्रेस का और कांग्रेस में ही रहूंगा। जिस तरीके से जो है अध्यक्ष पद को लेकर जो है अशोक गहलोत को बुलाया गया था कि अशोक गहलोत जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ मना कर दिया है कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। और जो रही मुख्यमंत्री बनने की बात, तो उस पर सोनिया गांधी जो फैसला सुनाएंगी मैं उसको लेकर अमल रहूंगा और मैं कांग्रेस का एक वफादार सिपाही भी हूँ। जी
बिल्कुल, तो क्या माना जाए अब नितिन, क्योंकि जिस तरीके से अब दिग्विजय सिंह ने भी पर्चा खरीद लिया और वो कल नामांकन करेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो अब ये कहीं न कहीं ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह के लिए जो रास्ता था वो कहीं न कहीं और आसान हो गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने जो है कल अपना जो पर्चा बना मंगवाया था, पर्चा उसमें जो नामांकन करने के लिए भरवाने के लिए बात कही थी कि दिग्विजय भी जो है पार्टी जो है अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अशोक गहलोत जो है रेस में सबसे आगे चल रहे थे, उसके बाद में शशि थरूर भी जो है उसमें रेस में चल रहे हैं, तो अब इस को लेकर जो है इन दोनों में से जो है कोई ना कोई एक भी जो है एक ही दोनों में से एक अध्यक्ष बन सकता है। क्या दिग्विजय सिंह रह सकते हैं? या सूत्रों के हवाले से पता लगा शशि थरूर भी जो है अपने देश में जो है आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत को यहाँ पर बुलाया गया, दिल्ली में जो बातचीत की है सोनिया गांधी से, जो मुलाकात की गई जनपद पे, तो उसको लेते हुए जो है सचिव उन्होंने साफ कर दिया अशोक गहलोत ने कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन जो फैसला रहेगा वो सोनिया गांधी जी के हाथ में रहेगा। सोनिया गांधी जिस तरीके से जो फैसला देती है कि वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उसको देखते हुए उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुख्यमंत्री की बात रही तो मुख्यमंत्री मैं मेरी जगह कोई और भी आ सकता है, तो उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि मैं जो फैसला आएगा सोनिया गांधी फैसला लेंगे। और रही दिग्विजय सिंह की बात, दिग्विजय सिंह अब इस समय जो है देश में सबसे आगे नजर आने पर अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह नामांकन का उन्होंने जो पर्चा था वो मंगा लिया था, सची है उसके लिए जो है दिग्विजय सिंह के लिए जो है फैसला जो है आसानी का वो लग रहा है कि जिस तरीके से गहलोत ने साफ मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो अब जो है दिग्विजय भी जो है देश में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की ओर से ड्रामा रचने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर वो कल पर्चा भर सकते हैं और इससे पहले बीते दिन ही वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की ओर से भी 23 सितंबर का नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया गया है। खबर थी कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में होने वाले आंतरिक चुनावों को लेकर दिल्ली का दौरा करेंगे। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पद पर चुनाव लड़ने को लेकर सभी को सस्पेंस में रखा था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी से इस मामले पर चर्चा नहीं की है, मैंने आलाकमान से अनुमति नहीं मांगी है, यह मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। अध्यक्ष पद की रेस में अब दिग्विजय सिंह भी शामिल हो गए हैं, तो कल नामांकन पर्चा भर सकते हैं दिग्विजय सिंह। शशि थरूर भी कल दाखिल कर सकते हैं नामांकन, तो अब शशि थरूर के साथ ही दिग्विजय सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। हालांकि दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अगर जिक्र करें तो उन्होंने साफ तौर पर अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। और ग्राफिक्स जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन है दिग्विजय सिंह। राघोगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे हैं दिग्विजय सिंह, और इसके साथ ही 1970 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे दिग्विजय सिंह। 1977 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और फतह हासिल की है। 1980 में विधायक के रूप में उन्हें फिर से निर्वाचित किया गया दोबारा, और 1984 में लोकसभा चुनाव में राजगढ़ सांसद के रूप में दिग्विजय सिंह चुने गए, लोकसभा सदस्य बनकर के गए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद भी दिग्विजय सिंह ने संभाला है। सन 1989 में होने वाले चुनाव में हालांकि दिग्विजय सिंह को करारी हार मिली थी, और इसके साथ ही 1991 में उन्हें फिर से सत्ता के लिए चुन लिया गया था। दिग्विजय सिंह को एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता ने मौका दिया और सत्ता के लिए चुना। 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला दिग्विजय सिंह ने। 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह, और 2003 के बाद अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था दिग्विजय सिंह को, वहां की जनता ने नकार दिया था, और इसके बाद वे 10 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़े। इस हार के बाद एक लंबा वक्त दिग्विजय सिंह ने लिया, इस दौरान उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो दिग्विजय सिंह अब पर्चा भरेंगे। खबरें आ रही हैं कि कल वो पर्चा भर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन्होंने ना तो किसी से इजाजत मांगी है और ना ही किसी से उन्होंने पूछा। यह उनका खुद का फैसला होगा और वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे।
उधर झारखंड कैबिनेट की बैठक आज से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना भी जताई गई है। सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 187 करोड़ की लागत से आवासीय योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही सड़क भवन की योजना की भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों से जुड़े 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। दुर्गा पूजा त्योहार के कारण यह संभव है कि कर्मचारियों के हित में भी कुछ फैसले लिए जाएं। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी है और शाम 4 बजे से यह बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इस प्रस्ताव और कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी है और शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे जिनको आज मंजूरी मिल सकती है? देखिए योगेश, कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है और इस बैठक की खासियत ये कही जा रही है कि इसमें विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि मानसून खत्म हो रहा है और मानसून खत्म होने के बाद से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सकती है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके का माहौल था हाल के दिनों में, पिछले 1-2 महीने से राज्य में राजनीतिक हालात जिस तरीके थे, उसके बाद से कई फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं। कई जिलों में जाकर सभाएं की है, कई योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात कही गई है और इसके साथ साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या हो सकता है। जी बिल्कुल राकेश, ये भी माना जाए कि जिस तरीके से 187 करोड़ की लागत से आवासीय बंगला निर्माण की मंजूरी भी मिलेगी और इसके साथ ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सड़कों को भी कई ऐसी सड़कें हैं जिनको बनाने की मंजूरी मिल सकती है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और निकल करके आ रही है कि दुर्गा पूजा त्योहार के कारण ये संभव हो चुका है। ऐसा क्यों? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूजा का माहौल है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि आखिर सरकार की तरफ से किस तरीके से उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है, तो हो सकता है कि इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी और अंतिम मुहर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से राज्य में हालात दिखाई पड़ रहे थे राजनीतिक रूप से, उसके बाद से मुख्यमंत्री कई घोषणाएं कर चुके हैं और उसमें उन योजनाओं को लेकर भी बातचीत की है जिससे जनता को सीधे लाभ मिल सकेगा। तो उन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार किस तरीके से इन योजनाओं को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर सकती है, इन सारी चीज़ों हो सकता है कि थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे और बीजेपी की तरफ से जो विपक्षी पार्टी है यहाँ, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार खड़ा कर रही थी कि कहीं सरकार के खिलाफ की सवाल की आखिर किस तरीके से। राकेश, हम समझना ये चाह रहे हैं कि जो वजह बताई जा रही है दुर्गा पूजा त्योहार के कारण यह संभव है कि कर्मचारियों के हित में भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। ये वजह क्या है कि दुर्गा पूजा के कारण, क्या दुर्गा पूजा नहीं होती तो अधिकारियों के कर्मचारियों के हित में फैसले नहीं लिए जाते? क्या कैबिनेट की बैठक में जनहित के फैसले नहीं लिए जाते? समझना यह चाहते हैं आपसे। देखिए, अभी हाल में जिस तरीके से पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें भी कई योजनाओं को सामने रखा गया था और साफ तौर पे कुछ पॉलिसियां लाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि 1932 के खतियान को लेकर चर्चा की गई थी, उसे कैबिनेट से पारित कराया गया था और इसके साथ साथ जो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई थी, नई 27% आरक्षण ओबीसी को देने का मामला था, उसको पारित कराया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि राज्य हित में जो बड़े फैसले लेने हैं, जो पिछले 22 सालों से लटके हुए हैं, उस पर भी कैबिनेट के माध्यम से आगे बढ़ा जाए और साथ साथ जनहित की योजनाएं,
विकास के काम, तमाम चीज़ों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, योजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए राशियों का आवंटन किया जा सकता है, क्योंकि मानसून खत्म होगा और उसके बाद से कहीं ना कहीं निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार तमाम पहलुओं पे चर्चा कर सकती है और हो सकता है कि थोड़ी देर में जब ब्रीफिंग होगी तब पता चल पाएगा कि कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश। तो कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है और आपसे थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है, बता दें आपको, और इस दौरान कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।